नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, आज की इस डीप डाइव क्लास का विषय इंडो पार्थियन साम्राज्य है। ये प्राचीन इतिहास का एक बेहद आकर्षक और महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसकी महत्ता सिर्फ एक साम्राज्य होने तक सीमित नहीं है। ये साम्राज्य यूनान और प्राचीन भारत के बीच एक बहुत ही मजबूत सेतु यानी ब्रिज बना था। अगर हम यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो इनके सांस्कृतिक और प्रशासनिक योगदान से अक्सर सवाल बनते हैं। सही कहा आपने। तो चलिए आज की क्लास की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। इसका शीर्षक है भारत और यूनान के बीच की सांस्कृतिक कड़ी। सबसे पहले बिंदु पर गौर करें तो भारतीय पुराणों में इन पार्थियन लोगों को पहलव कहा गया है। प्राचीन भारत के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज थे। और ऐतिहासिक संदर्भ में इसे समझना आसान है। प्राचीन काल में जो खानाबदोश जनजातियां या नोमैडिक ट्राइब्स होती थीं, वे बहुत लंबी यात्राएं करती थीं। वे सिर्फ व्यापार नहीं करती थीं, बल्कि सभ्यताओं को आपस में जोड़ती थीं। बिल्कुल, दूसरे, तीसरे और चौथे बिंदु में यही समझाया गया है। ये मूल रूप से मध्य एशिया की पर्णी जनजाति थे। इन्होंने यूनानी यानी हेलेनिस्टिक पश्चिम और भारतीय उपमहाद्वीप को जोड़ा और ईरान के रास्ते ये भारत आए। छात्रों के लिए यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। इन्हें इतिहास में कल्चरल इंटरमीडिएरी माना जाता है। अगर हम स्लाइड पर मौजूद चित्र को देखें तो इसमें एक नक्शा है जिसमें मुकुट बने हैं और उनके बीच शानदार पुल दिखाए गए हैं, जो इनके भौगोलिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तो इस स्लाइड का सारांश यही है कि कैसे एक खानाबदोश जनजाति ने मध्य एशिया से निकलकर दो महान सभ्यताओं को हमेशा के लिए जोड़ दिया। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। तो हमारी दूसरी स्लाइड का शीर्षक है पहलव का असली मतलब क्या है। इस शब्द का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। पहले बिंदु के अनुसार पार्थियन शब्द मूल रूप से पार्थावा शब्द से निकला है। और ये बहुत स्वाभाविक है। भाषाओं में समय और स्थान के साथ शब्दों का अपभ्रंश या भारतीयकरण होता ही है। हाँ, तो बाकी बिंदुओं में बताया गया है कि पार्थावा का अर्थ होता है चैंपियन या ताकतवर इंसान। इनका संबंध ईरान यानी पारसा से था, इसलिए भारतीय पुराणों में ये पहलव कहलाए। और चूंकि ये खानाबदोश थे, इसलिए ये बेहतरीन योद्धा थे। एग्जाम अलर्ट ये है कि पहलव शब्द पार्थवा का ही सीधा भारतीयकरण है। और इनकी इस योद्धा वाली छवि को इस स्लाइड का चित्र बहुत अच्छे से दिखाता है। इसमें एक सुनहरी ढाल और तलवारें बनी हैं, जिस पर चमकीले अक्षरों में पार्थव लिखा है। कुल मिलाकर सारांश ये है कि इनका नाम ही इनके अदम्य शौर्य और इनकी ईरानी जड़ों का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। अगली स्लाइड है पावर वैक्यूम और एक नए साम्राज्य की नींव। इसे समझने के लिए पहले बिंदु पर आते हैं। जब सीरिया के बहुत विशाल यूनानी सेल्यूसिड एम्पायर का पतन शुरू हुआ, तो अचानक एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति शून्य बन गया। और इतिहास का ये नियम है कि जब सिकंदर के बाद के इतने बड़े साम्राज्य कमजोर होते हैं, तो हमेशा नए राजवंशों को उभरने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल सही। तो हुआ ये कि दूर दराज के इलाकों जैसे पार्थिया और बैक्ट्रिया में ग्रीक नियंत्रण कमजोर हो गया। पार्थियों ने इसी का फायदा उठाकर अपनी आजादी घोषित कर दी और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। एग्जाम अलर्ट के लिए याद रखें, सेल्यूसिड पतन से ही इन्हें ये ऐतिहासिक मौका मिला था। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक टूटा हुआ संगमरमर का यूनानी स्तंभ है, जिसके ठीक ऊपर एक नया मुकुट रखा है। ये इसी सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। तो इस स्लाइड का सारांश है कि कैसे सही समय पर लिए गए सटीक फैसलों ने एक छोटे राजवंश को महाशक्ति बना दिया। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। चौथी स्लाइड पर आते हैं। शीर्षक है 247 BCE, एक नए युग की शुरुआत। पहले बिंदु के अनुसार 247 ईसा पूर्व में अरसासेस प्रथम ने मुख्य पार्थियान राजवंश की आधिकारिक नींव रखी थी। प्राचीन मध्य एशिया के कालक्रम या टाइमलाइन में इस वर्ष का भू राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है ना? इन्होंने सत्ता पाते ही पश्चिम की ओर अपना विस्तार शुरू किया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इन्होंने अराकोशिया यानी आज के कंधार और सीस्तान पर कब्जा कर लिया। मतलब इन्होंने भारत के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। एग्जाम अलर्ट, अरसासेस प्रथम ही इसका संस्थापक था। स्लाइड में एक पुराना शाही फरमान या स्क्रोल है और साथ में पंख वाली कलम है, जिस पर 247 BCE लिखा है। ये इनकी आधिकारिक शुरुआत को दर्शाता है। इस स्लाइड का सीधा सा सारांश यही है कि ये वो आधिकारिक शुरुआत थी जहां से इनका असली विस्तार शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। पांचवी स्लाइड का शीर्षक है शक्तिशाली राजा मिथिदाटस द्वितीय का विस्तार। इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिथिदातिस द्वितीय ही था। किसी भी महान साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा शासक जरूर आता है जो सीमाओं को उनके चरम पर ले जाता है। राजा मिथिदातिस द्वितीय
बिल्कुल वैसे ही थे। बिल्कुल। इसके नेतृत्व में पार्थियन पहली बार भारत की ओर आए। सबसे बड़ी बात, इसने बेहद शक्तिशाली शकों को भी रोक दिया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक इनका शासन अपने शिखर पर रहा। एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें, शकों को रोकने और भारत में दबदबा बनाने का श्रेय इसी राजा को जाता है। यहाँ चित्र में एक सुनहरे रंग का कांटों वाला पहिया यानी स्पाइक्ड व्हील बना है, जो इनकी अजीरे शक्ति और तेज विस्तार का प्रतीक है। तो इसका सारांश यही है कि मिथदातस द्वितीय का शासनकाल बेजोड़ सैन्य विजय और शकों को खदेड़ने के लिए इतिहास में जाना जाता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। हमारी छठी स्लाइड है वोनोनस, इंडो पार्थियन शाखा का संस्थापक। भारत में जो स्वतंत्र पार्थियन सत्ता स्थापित हुई, उसकी असली कहानी राजा वोनोनस से ही शुरू होती है। ये बहुत जरूरी प्रशासनिक कदम होता है। जब मुख्य साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो दूर के प्रांतों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना एक मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल सही। ये भारतीय शाखा का पहला स्वतंत्र शासक था। इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इसके सिक्कों पर ग्रीक और प्राकृत भाषा में महाराजा भ्रातस लिखा मिलता है। छात्रों के लिए एग्जाम अलर्ट है, तक्षशिला इनकी राजधानी थी और वोनोनस इनका प्रथम शासक था। स्लाइड पर एक प्राचीन चांदी का सिक्का दिखाया गया है, जिस पर राजा वोनोनस का प्रोफाइल या चित्र उकेरा गया है। सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में पार्थियन जड़ों को आधिकारिक रूप से मजबूत करने का पूरा श्रेय वोनोनस को ही जाता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। 7वीं स्लाइड पर चलते हैं। शीर्षक है इंडो पार्थियन शासन का शिखर। वोनोनस ने भले ही शुरुआत की हो, लेकिन इस भारतीय साम्राज्य को असली शिखर पर राजा गोंडोफर्निस प्रथम ने पहुंचाया था। गोंडोफर्निस का शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक उत्थान का एक असली स्वर्ण युग माना जाता है। हाँ, इसके समय में पंजाब और सिंध के इलाकों में इनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। राजधानी तक्षशिला ही रही और सिक्कों पर इसने महाराजा और धर्म्यस यानी धार्मिक जैसी बड़ी उपाधियां ली। एग्जाम अलर्ट, गोंडोफर्निस प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने खुद को धार्मिक उपाधि दी थी। चित्र में लाल और नीले रत्नों से जड़ा हुआ एक बेहद शानदार शाही सिंहासन है, जो इस काल के वैभव को दिखाता है। तो सारांश ये है कि ये काल इंडो पार्थियन शक्ति के चरमोत्कर्ष और राजा के देवत्व को अपनाने का समय था। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। 8वीं स्लाइड का शीर्षक है इतिहास का सबसे बड़ा सबूत। गोंडोफर्निस को अच्छे से समझने के लिए तख्ते बही अभिलेख हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। और एपिग्राफी या पुरातात्विक साक्ष्य ही तो इतिहास को सटीक तारीखें देते हैं। ये अभिलेख इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण है। बिल्कुल, इसमें गोंडोफर्निस के 26वें शासन वर्ष का स्पष्ट उल्लेख है। ये यूनानी और स्थानीय तरीकों का एक बेहतरीन सिंथेसिस था। इसमें ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी तीनों लिपियों का शानदार उपयोग किया गया है। एग्जाम अलर्ट के लिए याद रखें, तख्ते बही अभिलेख में 26वें रेगनल ईयर का जिक्र है। स्लाइड के चित्र में एक प्राचीन पत्थर का शिलालेख है, जिस पर रहस्यमयी प्राचीन लिपियां चमक रही हैं। तो सारांश ये है कि ये अभिलेख उनके बहुभाषी प्रशासन और सांस्कृतिक संलयन का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। 9वीं स्लाइड है भारत में ईसाई परंपरा की शुरुआत। गोंडोफर्निस के दरबार की एक बहुत ही रोचक कहानी एक्ट्स ऑफ थॉमस नाम की ईसाई परंपरा की किताब से जुड़ी हुई है। प्राचीन विश्व आपस में कितना ज्यादा जुड़ा हुआ था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि भूमध्य सागर से लोग सीधे भारतीय राजाओं का दरबार में पहुंच रहे थे। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस द एपोस्टल इसी राजा के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। हालांकि दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु मद्रास के पास मैलापुर में हुई। एग्जाम अलर्ट, सेंट थॉमस का गोंडोफर्निस के समय भारत आना और मैलापुर में उनकी मृत्यु। चित्र में एक प्राचीन लकड़ी का समुद्री जहाज है, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रॉस बना है। सारांश यही है कि ये घटना हमें दिखाती है कि इंडो पार्थियन भारत धार्मिक रूप से कितना खुला और वैश्विक विचारों वाला था। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। 10वीं स्लाइड का शीर्षक है दुश्मन को कुचलने वाले कैटफ्रैक्ट्स। पार्थियन सेना कोई मामूली सेना नहीं थी। इन्होंने विशाल रोमन साम्राज्य को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और प्राचीन सैन्य इतिहास में भारी घुड़सवार सेना या हैवी कैवलरी का बिल्कुल वही खौफ था जो आज के युद्धों में आधुनिक टैंक का होता है। हाँ, इनकी असली ताकत ये कैटफ्रैक्ट्स ही थे। योद्धा और उनके घोड़े
पूरी तरह लोहे के कवच से ढके होते थे। इस कवच को मार्जियोनियन स्टील आर्मर कहा जाता था। इतिहासकार इन्हें युद्ध के मैदान का बॉलिंग बॉल कहते थे, जो पूरी पैदल सेना को तिनकों की तरह कुचल देते थे। एग्जाम अलर्ट है, मार्जियोनियन स्टील का भरपूर उपयोग। चित्र में एक विशाल युद्ध का घोड़ा दिखाया गया है जो सिर से लेकर खुर तक पूरी तरह से धातु के भारी कवच में ढका हुआ है। इस स्लाइड का सारांश है कि तकनीकी और सैन्य स्तर पर ये कैटफ्रैक्ट्स ही इनकी अजेय शक्ति का सबसे मुख्य कारण थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। 11वीं स्लाइड है पीछे मुड़कर वॉर करने की कला। भारी सेना के अलावा पार्थियन सेना हॉर्स आर्चर्स यानी हल्के तीरंदाजों और हिट एंड रन की भी बहुत बड़ी विशेषज्ञ थी। तेज गति से भागते हुए घोड़े पर बिना रकाब या स्टिरप्स के संतुलन बनाना और सटीक निशाना लगाना ये सच में एक अविश्वसनीय युद्ध कला थी। बिल्कुल, इन्होंने पार्थियन शॉट नाम की एक बेहद खौफनाक मनोवैज्ञानिक तकनीक इजाद की थी। इसमें योद्धा घोड़े को पूरी रफ्तार में दौड़ाते हुए अचानक हवा में पीछे मुड़कर तीर चलाते थे। दुश्मन को लगता था कि वो भाग रहे हैं और पीछा करते हुए वो मारे जाते थे। एग्जाम अलर्ट, पार्थियन शॉट का मतलब है भागते हुए पीछे मुड़कर तीर चलाने की कला। स्लाइड में हवा में तैरता हुआ एक चमकता हुआ सुनहरा धनुष और तीर है जो इस कला की गति और सटीकता को दर्शाता है। सारांश यही है कि पार्थियन शॉट इतिहास की सबसे चालाक और घातक सामरिक रणनीतियों में से एक मानी जाती है। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। 12वीं स्लाइड का शीर्षक है जब रोमनों ने टेक दिए घुटने। इन बेहतरीन सैन्य रणनीतियों का सबसे घातक परिणाम 53 ईसा पूर्व के बैटल ऑफ कैरे में देखने को मिला। रोमनों का बहुत बड़ा गुरूर इस युद्ध में टूटा था। ये विश्व इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक माना जाता है। हाँ, इन्होंने विशाल रोमन सेना को बहुत बुरी तरह हराया। इन्होंने कैटल ड्रम्स यानी बड़े बड़े नगाड़ों के शोर से पूरी रोमन सेना को डरा कर रख दिया था। महान रोमन सेनापति क्रेसस को इसी युद्ध में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। एग्जाम अलर्ट, 53 ईसा पूर्व का बैटल ऑफ कैरे और क्रेसस की ऐतिहासिक हार। स्लाइड के चित्र में जमीन पर पड़ा हुआ रोमनों का टूटा हुआ चील यानी ईगल स्टैंडर्ड है और पीछे बड़े बड़े युद्ध के नगाड़े रखे हुए हैं। इसका सारांश ये है कि ये युद्ध पार्थियन साम्राज्य को पूरी दुनिया में रोम के बराबर एक सुपर पावर के रूप में स्थापित कर देता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। 13वीं स्लाइड है सिल्क रोड के असली बाजीगर। अपनी इस बेजोड़ सैन्य ताकत के दम पर ही इन्होंने रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड पर अपना पूरा नियंत्रण बना लिया था। उस दौर का नियम बड़ा सीधा था। जो सिल्क रोड को नियंत्रित करता था असल में वही पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नियंत्रित करता था। बिल्कुल सही। तक्षशिला और कंधार बड़े व्यापारिक केंद्र या कमर्शियल हब्स बन गए। ये शहर रोम को सीधे चीन के बाजारों से जोड़ते थे। इसके अलावा यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के व्यापारिक रास्तों पर भी इनका पूर्ण नियंत्रण था। एग्जाम अलर्ट के लिए ध्यान दें, रोम और चीन को जोड़ने वाले सिल्क रोड पर पार्थियनों का नियंत्रण था। स्लाइड में विश्व मानचित्र के ऊपर रखा हुआ एक सुनहरे रंग का रेशमी कपड़ा है और उस पर चमकते हुए सोने के सिक्के रखे हैं। इसका सारांश यही है कि ये लोग दुनिया के सबसे सफल मिडलमैन या बिचौलिए थे, जिन्होंने पूरा व्यापार को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। 14वीं स्लाइड का शीर्षक है दुनिया भर से होता था व्यापार। पार्थियन अर्थव्यवस्था सिर्फ जनता के टैक्स पर नहीं टिकी थी, बल्कि ये पूरी तरह से वैश्विक व्यापार पर निर्भर थी। हमेशा से विदेशी ताकतों को आकर्षित किया है और पार्थियन इस बात का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते थे। हाँ, भारत से भारी मात्रा में मसालों, वस्त्रों, कीमती रत्नों और हाथी दांत का निर्यात होता था। और आयात में क्या आता था? मदिरा यानी वाइन, सुंदर कांच के बर्तन और अलग अलग धातुएं। इसी व्यापार ने इन्हें अपार दौलत दी, जिससे इनके साम्राज्य में कला का भी खूब विकास हुआ। एग्जाम अलर्ट, भारत से हाथी दांत और मसालों का भारी निर्यात होता था। चित्र में सोने का एक तराजू है। इसके एक पलड़े में भारतीय मसाले और हाथी दांत रखे हैं और दूसरे में विदेशी शराब का गिलास है। तो सारांश ये है कि ये व्यापारिक आदान प्रदान ही उनके आर्थिक और सांस्कृतिक वैभव का सबसे मुख्य स्रोत था। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। 15वीं स्लाइड है प्रशासन और धर्म का आईना। पार्थियनों का इतिहास बारीकी से जानने का सबसे बड़ा स्रोत उनके सिक्के हैं। प्राचीन काल में सिक्के केवल पैसा नहीं होते थे, वे राज्य का प्रोपेगेंडा और संदेश फैलाने का काम करते थे, बिल्कुल आज के मास मीडिया की तरह। बिल्कुल, हम मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स से ये सब जान पाते हैं। इनके सिक्के द्विभाषी होते थे, जो इनकी प्रशासनिक समझ को दिखाते हैं। इन सिक्कों पर राजाओं की पोर्ट्रेट के साथ साथ यूनानी विजा की देवी नाइकी और पारसी अग्निवेदिकाओं के चित्र मिलते हैं। ये यूनानी संस्कृति का पूरा सम्मान करते थे। एग्जाम अलर्ट, सिक्कों पर नाइकी देवी और फायर ऑल्टर्स का पाया जाना। चित्र में कई अलग अलग सोने और चांदी के सिक्के दिखाए गए हैं।
जिन पर इन्हीं देवी देवताओं और अग्नि वेदिकाओं की आकृतियां हैं। सारांश ये भी है कि सिक्कों के माध्यम से हम इनकी कमाल की धार्मिक सहिष्णुता और कूटनीति को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। 16वीं स्लाइड का शीर्षक है संस्कृतियों का महासंगम। पार्थियन समाज बहुत ही बहुलवादी यानी प्लूरलिस्टिक था, जहाँ कई अलग अलग परंपराएं एक साथ फली फूली। जो साम्राज्य अलग अलग धर्मों को बिना भेदभाव पनपने की जगह देते हैं, उनकी जड़ें इतिहास में हमेशा बहुत गहरी हो जाती हैं। बिल्कुल, इनका अपना पैतृक धर्म पारसी धर्म था, जहाँ वे अहुरा मजदा और सूर्य की पूजा करते थे। लेकिन भारत में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तक्षशिला में प्रसिद्ध जंडियाल मंदिर बनवाया। वास्तुकला में भी यूनानी प्रतीकों जैसे कुरिंथियन कॉलम्स का बेहतरीन प्रयोग किया। एग्जाम अलर्ट, तक्षशिला का जंडियाल मंदिर एक पार्थियन या अग्नि मंदिर है। स्लाइड में एक प्रज्वलित अग्नि वेदिका दिखाई गई है और उसके ठीक बगल में ध्यान में बैठे बुद्ध की सुनहरी मूर्ति है। सारांश ये है कि ये लोग पारसी आस्था, बौद्ध दर्शन और यूनानी कला के सच्चे सिंथेसाइजर्स यानी संयोजक थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। 17वीं स्लाइड है फ्रंटैलिटी और गांधार कला। इनकी इसी व्यापारिक समृद्धि ने कला को बहुत बढ़ावा दिया, विशेषकर गांधार शैली को। जब व्यापार फलता फूलता है और पैसा आता है, तो उसका सीधा असर वहाँ की मूर्ति कला और पहनावे पर भी साफ दिखाई देता है। सही कहा। इस दौरान मूर्तियों में फ्रंटैलिटी का विकास हुआ, मतलब मूर्ति का एकदम सीधे दर्शक की आंखों में देखना। इसके अलावा मूर्तियों में सिरवाल यानी ढीली पतलून और वस्त्रों में हॉरिजॉन्टल प्लीटिंग या क्षैतिज सिलवटें पार्थियन कला की मुख्य पहचान बन गईं। एग्जाम अलर्ट, फ्रंटैलिटी और क्षैतिज सिलवटें गांधार कला में पार्थियनों की देन है। चित्र में काले पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की एक शानदार मूर्ति है जो सीधे दर्शक की आंखों में देख रही है। यही फ्रंटैलिटी है। सारांश ये है कि गांधार कला में नई जान फूंकने और उसे एक नया स्वरूप देने में इनका बहुत गहरा प्रभाव था। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। 18वीं स्लाइड का शीर्षक है आंतरिक विभाजन और कुषाणों का हमला। हर उत्थान के बाद पतन आता है। महान राजा गोंडोफर्नीस की मृत्यु के बाद इनकी केंद्रीकृत शक्ति बुरी तरह बिखरने लगी। पूरा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों यानी प्रिंसिपैलिटीज में बंट गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उत्तर दिशा से कुषाणों का दबाव बढ़ा और कुषाण राजा कुजूला कड़फिसेस ने हमला करके इनके कई क्षेत्र जीत लिए। एग्जाम अलर्ट, आंतरिक विभाजन और कुजूला कड़फिसेस के हमलों ने भारत में इन्हें कमजोर कर दिया। चित्र में जमीन पर गिरा और टूटा हुआ एक राजा का मुकुट है, जिस पर चारों दिशाओं से तलवारें तानी गई हैं। तो सारांश यही है कि आपसी फूट और कुषाणों के तेजी से उदय होने ने भारत में पार्थियनों के अंत की शुरुआत कर दी। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अब चलते हैं अगले पेज पर। 19वीं स्लाइड है 224 सी सासानियन कब्जा। भारत में तो कुषाणों के हमलों ने इंडो पार्थियन सत्ता लगभग समाप्त कर ही दी थी। भारत से तो इनका पत्ता कुषाणों ने साफ कर दिया, लेकिन विश्व स्तर पर इस महान शक्ति का अंतिम अध्याय भी अब लिखा जाने वाला था। हाँ, और वैश्विक स्तर पर 224 ईस्वी में इस साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। सासानियन एम्पायर के संस्थापक अर्धशीर ने एक बड़े युद्ध में इन्हें पूरी तरह हरा दिया। 400 साल पुरानी एक महान पहचान इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। एग्जाम अलर्ट है, 224 सीई में अर्धशीर द्वारा पार्थियन साम्राज्य पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। चित्र में रेगिस्तान की रेत और बिखरे हुए सिक्कों के बीच से उठता हुआ कांसे का एक विशाल शाही चील है जो सासानियन शक्ति को दिखाता है। इस स्लाइड का सारांश है कि 224 ईस्वी वो वर्ष था जब इस शानदार साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया था। अब चलते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। हमारी आज की आखिरी स्लाइड का शीर्षक है इतिहास में अमर इंडो पार्थियन सिंथेसिस। देखिए, भले ही साम्राज्य भौगोलिक रूप से समाप्त हो गया हो, पर उनकी बनाई हुई सांस्कृतिक विरासत आज भी जिंदा है। सेनाएं हार सकती हैं, साम्राज्य मिट्टी में मिल सकते हैं, लेकिन जो संस्कृति वे बनाते हैं वो पीढ़ियों तक जीवित रहती है। बिल्कुल सही कहा। ये ईरान और भारत के बीच एक बेजोड़ कल्चरल इंटरमीडियरी थे। गांधार कला से लेकर पार्थियन शॉट तक इनका गहरा प्रभाव रहा है। ये इतिहास का बड़ा सबक है कि कैसे खाना बदोश लोग भी दुनिया बदल सकते हैं। आखिरी एग्जाम अलर्ट, इन्होंने ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी का उपयोग कर एक बेहतरीन इंडो पार्थियन सिंथेसिस पेश किया था। चित्र में एक भव्य सफेद स्तूप है जिसके चारों ओर चमकदार सुनहरी रोशनी है जो इनकी इस अमर विरासत को बहुत सुंदरता से दर्शाती है। तो इस पूरी क्लास का सारांश ये है कि ये लोग केवल आक्रांता नहीं थे, बल्कि संस्कृतियों को एक धागे में पिरोने वाले महान सूत्रधार थे। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।